हम इंसानों की ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कौन सी गलतफहमी? मतलब हमें लगता है कि जीवन की दिशा को बदलने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा, एकदम नाटकीय या अचानक होने वाला बदलाव करना होगा। हाँ, कोई ऐसा कदम जो रातों रात सब कुछ बदल दे। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान ना एकदम अलग ही कहानी बताता है। सही बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। मेरी समझ से इसे एक उदाहरण से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज की जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। ठीक है। अगर उड़ान भरते समय पायलट उस जहाज का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर घुमा दे, जो कि मतलब बहुत ही मामूली सा बदलाव है। हाँ, महज कुछ इंच का बदलाव, तो वो जहाज न्यूयॉर्क की जगह ना वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। अरे वाह, दिशा ही बदल गई। बिल्कुल। शुरुआत में ये बदलाव इतना छोटा होता है कि किसी को महसूस भी नहीं होता। लेकिन हजारों मील का सफर तय करने के बाद मंजिल पूरी तरह बदल जाती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का स्रोत जेम्स क्लियर की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स का एक विस्तृत सारांश है, जो कि एक बहुत ही शानदार स्रोत है। हाँ, और आज हमारा मिशन ये समझना है कि आदतें दिमाग में कैसे जड़ जमाती हैं, वे कैसे टूटती हैं और कैसे बिना भारी मानसिक दबाव के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये हवाई जहाज वाली उपमाना इस पूरी अवधारणा का एकदम सही सार है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब के नाम में जो एटॉमिक शब्द चुना है वो बहुत सोच समझकर चुना है। अच्छा, एटॉमिक से तो अक्सर किसी बड़े विस्फोट की छवि बनती है दिमाग में। हाँ, लोग अक्सर परमाणु बम या किसी बड़े धमाके के बारे में सोचते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में एटॉमिक का अर्थ क्या होता है? मतलब किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई। बिल्कुल, सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई। एक ऐसा कण जिसे और तोड़ा न जा सके, लेकिन जिसके भीतर असीमित ऊर्जा का भंडार छिपा हो। अरे वाह, क्या बात है। आदतें भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं। ये वे छोटे छोटे व्यवहार हैं जिन्हें मनुष्य हर दिन स्वचालित रूप से, मतलब बिना ज्यादा सोचे, दोहराता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये किसी बड़े बदलाव का परिणाम नहीं है, बल्कि उस बदलाव की बुनियादी ईंटें हैं। और यहीं पर वो गणित आता है जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। और सच बताऊं तो ये गणित दिमाग को झकझोर देता है। आप 1% सुधार वाली गणित की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, 1% सुधार का गणित। अगर गणितीय रूप से देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाता है, सिर्फ 1%? हाँ, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के नियम के अनुसार वो 1 साल के अंत में लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? ये सच में बहुत बड़ा नंबर है ना? और इसके विपरीत अगर रोज 1% की गिरावट आती है तो 1 साल बाद परिणाम लगभग 0 पर पहुंच जाता है। एकदम शून्य। सारांश में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, हर दिन व्यायाम करने बनाम हर दिन फास्ट फूड खाने का। एक दिन जिम जाने से कोई फिट नहीं होता और एक दिन फास्ट फूड खाने से कोई मोटा नहीं होता। सही बात है। लेकिन समय अच्छी आदतों को हमारा सबसे बड़ा दोस्त बना देता है और बुरी आदतों को सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है कि इंसान इस गणित को समझने में इतना संघर्ष क्यों करता है। वो क्यों? अगर गणित इतना सीधा है तो हम बड़े बदलावों के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि मानव मस्तिष्क का विकास एक तत्काल रिटर्न वाले पर्यावरण में हुआ है। इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारे पूर्वजों को आज भोजन खोजना था, आज ही खाना था और आज ही बारिश से बचना था। हाँ, भविष्य की चिंता नहीं थी। बिल्कुल, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से तुरंत परिणाम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रोग्राम किया गया है। हाँ। हमें सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन आज का जो आधुनिक समाज है वो विलंबित रिटर्न पर चलता है, डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट। जैसे पढ़ाई का फल सालों बाद मिलता है। एकदम सही। आज बचाए गए पैसों का लाभ बुढ़ापे में मिलेगा। चूंकि 1% के रोजाना बदलाव का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए दिमाग उसे महत्वहीन मान लेता है। अरे ये तो इंटरनेट वाले उदाहरण को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। कौन सा उदाहरण? जो स्रोत सामग्री में है। अगर 2 लोग हैं, एक व्यक्ति 5 साल तक इंटरनेट पर सिर्फ मनोरंजन और सोशल मीडिया खोजता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति हर दिन कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी पढ़ता है। शुरुआत के कुछ हफ्तों या महीनों में तो दोनों बिल्कुल समान दिखेंगे। हाँ, बाहर से कोई फर्क नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, उनकी समझ में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन 5 साल बाद जमीन आसमान का अंतर होगा। एकदम। उनके बौद्धिक स्तर, निर्णय लेने की क्षमता में बहुत बड़ा अंतर होगा। लेकिन मैं सोच रही थी जी, अगर ये मनोविज्ञान इतना ही स्पष्ट है तो हम हमेशा कल से 6 घंटे पढ़ूंगा या कल से क्रैश डाइट करूंगी
जैसे अव्यावहारिक बदलाव क्यों तय करते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इंसान का बड़े बदलावों के पीछे भागना इस बात का संकेत है कि वो गलत चीज को बदलने की कोशिश कर रहा है। गलत चीज को? हाँ, मतलब? जेम्स क्लियर इसे बदलाव के 3 स्तरों के माध्यम से समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक प्याज है जिसकी 3 परतें हैं। प्याज की 3 परतें। सबसे बाहरी परत है आउटकम या परिणाम, जैसे वजन कम करना या परीक्षा पास करना। ठीक है। बीच की परत है प्रोसेस या प्रक्रिया, जैसे रोज जिम जाना या डेस्क पर बैठकर पढ़ना। और सबसे अंदरूनी परत है आइडेंटिटी या पहचान। पहचान। हाँ, जैसे खुद को एक एथलीट या एक पढ़ाकू व्यक्ति मानना। ज्यादातर लोग जब कुछ बदलना चाहते हैं तो वे बाहरी परत यानी परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब वो कहते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है। बिल्कुल, वे परिणाम से शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर हम परिणाम या लक्ष्यों को किनारे कर दें तो दिशा कैसे तय होगी? बिना लक्ष्य के हम जानेंगे कैसे कि जाना कहाँ है? लक्ष्य दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लक्ष्य केवल ये बताते हैं कि जाना कहाँ है। वे यह नहीं बताते कि वहां तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का इंसान बनना होगा। अच्छा। अगर केवल परिणाम पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति बहुत जल्दी बोर हो जाता है या थक जाता है। असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब शुरुआत प्यास की सबसे अंदरूनी परत से होती है, यानी अपनी पहचान बदलने से। क्या बात है। सारांश में अखबार पढ़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ अखबार पढ़ना है तो वो 2-4 दिन पढ़ेगा और फिर छोड़ देगा, क्योंकि वो एक बोझ लगेगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी पहचान बदलना चाहता है तो शुरुआत में उसे सिर्फ छोटी हेडलाइंस पढ़नी चाहिए। फिर दोस्तों के साथ दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। धीरे धीरे उसके भीतर ये विश्वास पैदा होता है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो दुनिया की खबर रखता है। अरे वाह, तो अब अखबार पढ़ना कोई बाहरी काम नहीं रहा। नहीं, वो उसकी पहचान का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। इसका मतलब है कि कोई क्रिकेटर सिर्फ इसलिए महान नहीं बनता क्योंकि वो ट्रॉफी जीतना चाहता है, हाँ, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि बचपन से ही हर दिन नेट प्रैक्टिस करना उसकी पहचान बन चुका होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये विचार सच में बहुत शक्तिशाली है कि मैं वो व्यक्ति हूँ से वाक्य शुरू किया जाए। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति असल जिंदगी में अपनी पुरानी पहचान और पुरानी आदतों को तोड़ने की कोशिश करता है तो दिमाग इसका बहुत कड़ा विरोध करता है। ऐसा क्यों? ये विरोध इसलिए होता है क्योंकि दिमाग की प्राथमिक जिम्मेदारी ऊर्जा बचाना है। ऊर्जा बचाना? हाँ, जब मनुष्य बार बार एक ही समस्या का सामना करता है तो दिमाग उस समस्या को सुलझाने के लिए एक स्वचालित रास्ता बना लेता है, जिसे हम आदत कहते हैं। बिल्कुल। और आदत बनने के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल चक्र काम करता है, जिसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण वो कौन से हैं? पहला है क्यू यानी संकेत, दूसरा क्रेविंग यानी इच्छा, तीसरा रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और चौथा रिवॉर्ड यानी इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हाँ, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला चरण है क्यू। ये पर्यावरण से मिलने वाला कोई भी संकेत हो सकता है, जैसे फोन की स्क्रीन का चमकना। बिल्कुल, या किसी खास गंध का आना। ये संकेत दिमाग को बताता है कि आसपास कोई इनाम मौजूद है। और ये संकेत सीधा दूसरे चरण की ओर धकेलता है, जो है क्रेविंग या तीव्र इच्छा। यहीं पर डोपामाइन की भूमिका आती है ना? सटीक बात है। मैंने पढ़ा था कि डोपामाइन बहुत जरूरी है इसमें। हाँ, विज्ञान बताता है कि जब इंसान को इनाम मिलता है तब तो डोपामाइन का स्तर बढ़ता ही है। हाँ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनाम की प्रत्याशा या इंतजार में डोपामाइन का स्तर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अरे, मतलब मिलने से पहले ही खुशी? बिल्कुल, वो प्रत्याशा ही क्रेविंग है। इसके बाद तीसरा चरण आता है रिस्पॉन्स, मतलब इच्छा के वशीभूत होकर काम को अंजाम देना। हाँ, जैसे फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करना। और अंत में आता है रिवॉर्ड, दिमाग को वो क्षणिक संतुष्टि या डोपामाइन हिट मिलना। और दिमाग इस पूरे चक्र को दर्ज कर लेता है ताकि अगली बार ये और भी तेजी से हो सके। एकदम सही। इस चक्र को समझते हुए ना, मुझे एक बहुत ही प्रासंगिक रूपक याद आ रहा है। बताइए। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर को लेकर बहुत आत्मग्लानि महसूस करते हैं। हम कहते हैं कि मुझ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हाँ, लोग अक्सर खुद को दोष देते हैं। लेकिन ये तो वैसा ही हुआ ना, जैसे कोई व्यक्ति एक मिठाई की दुकान के बीचों बीच बैठा हो, उसके चारों तरफ ताजी मिठाइयों की खुशबू आ रही हो, यानी उसे लगातार संकेत मिल रहा हो। हाँ।
और वो आंखें बंद करके खुद से कहे कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखनी है, मुझे मिठाई नहीं खानी है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो क्या ऐसा संभव है कि इंसान का जीव विज्ञान उसके पर्यावरण को हरा दे? जीव विज्ञान हमेशा पर्यावरण के सामने घुटने टेक देता है। सच में? हाँ। जेम्स क्लियर इसे द इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ कहते हैं। पर्यावरण वो अदृश्य हाथ है जो लगातार मानव व्यवहार को एक दिशा में खींच रहा है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि लोगों में प्रेरणा या मोटिवेशन की कमी है। हाँ, सब यही कहते हैं। लेकिन असल समस्या प्रेरणा की नहीं बल्कि स्पष्टता की कमी होती है। और हमारा पर्यावरण हमें सबसे ज्यादा स्पष्टता देता है। इसी संदर्भ में सारांश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया गया है, हमारे आसपास के 5 लोगों का औसत। हाँ, जिम रॉन का मशहूर सिद्धांत। बिल्कुल, हमारी आय, हमारा स्वास्थ्य, हमारे विचार और हमारी आदतें उन 5 लोगों के औसत के बराबर होती हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और ये भी पर्यावरण का ही एक रूप है। तो अगर आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, तो फिर असल में बुरी आदतों को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है इन्वर्जन लॉ, या आदतों के नियमों को उल्टा करना। उल्टा करना कैसे? आत्मनियंत्रण असल में पर्यावरण नियंत्रण है। अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो सबसे प्रभावी तरीका है उसके संकेत को ही अदृश्य कर देना। मतलब क्यू को हटा देना? बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया चलाने की बुरी आदत है तो बार बार खुद को रोकने की कोशिश करने के बजाय सीधा उस ऐप को ही डिलीट कर देना चाहिए। अरे वाह, सीधा इलाज। हाँ, जब फोन में ऐप ही नहीं होगा तो संकेत गायब हो जाएगा, संकेत नहीं होगा तो इच्छा पैदा नहीं होगी, और पूरी श्रृंखला वहीं टूट जाएगी। एकदम। बुरी आदत को जितना हो सके उतना मुश्किल और अदृश्य बना देना चाहिए। ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ऐप डिलीट करना मतलब उस अदृश्य हाथ को ही काट देना जो गलत दिशा में खींच रहा था। सही कहा। अब जब बुरी आदतों के संकेतों को हटा दिया गया तो जाहिर है जीवन में एक खाली जगह बन जाएगी। खाली समय बचेगा। तो इस जगह में अच्छी आदतें कैसे बोई जाएं, इसके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही विस्तृत 4 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। हाँ, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। चलिए इन चारों नियमों को एक-एक करके खोलते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ठीक है। कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले उसका समय और स्थान तय करना अनिवार्य है। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जैसे सिर्फ ये कहना कि मैं ज्यादा व्यायाम करूंगा एक बहुत ही कमजोर इरादा है। हाँ, ज्यादातर लोग यही कहते हैं। इसके बजाय ये तय होना चाहिए कि मैं हर सुबह 7 बजे अपने घर के पास वाले पार्क में 20 मिनट दौड़ूंगा। समय और स्थान दोनों स्पष्ट है। बिल्कुल। जब समय और स्थान स्पष्ट रूप से तय होते हैं तो दिमाग को टालम टोल करने का अवसर नहीं मिलता। और दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ। लेकिन यहाँ एक पेच है। जो आदतें हमारे लिए अच्छी होती हैं, जैसे कच्ची सब्जियां खाना या पढ़ाई करना, वे स्वाभाविक रूप से उबाऊ होती हैं। ये तो है। तो कोई व्यक्ति उबाऊ काम को आकर्षक कैसे बना सकता है? यहीं पर टेम्पटेशन बंडलिंग की तकनीक काम आती है। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, यह तकनीक कहती है कि जिस काम को करने की जरूरत है उसे उस काम के साथ जोड़ दिया जाए जिसे करने की इच्छा है। अच्छा। मान लीजिए किसी को काम से जुड़े कुछ जरूरी लेकिन उबाऊ ईमेल का जवाब देना है, जो कि बहुत बोरिंग होता है। हाँ, तो वो व्यक्ति ये नियम बना सकता है कि वो अपना पसंदीदा संगीत सुनते हुए या अपनी पसंदीदा कॉफी पीते हुए ही उन ईमेल्स का जवाब देगा। अरे वाह! इस तरह दिमाग उस उबाऊ काम को एक सुखद अनुभव के साथ जोड़ लेता है जिससे डोपामाइन का प्रभाव होता है। ये तो सच में दिमाग को धोखा देने जैसा है। एक तरह से हाँ। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो मेरी समझ से इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। बिल्कुल। प्रकृति का एक नियम है कि पानी हमेशा पहाड़ से नीचे की तरफ बहता है। यानी वो सबसे कम रुकावट वाला रास्ता चुनता है। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल पानी की तरह काम करता है। एकदम सही। वो हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। इस नियम को लागू करने के लिए सारांश में द 2 मिनट रूल का जिक्र किया गया है। ये नियम मनोवैज्ञानिक रूप से इतना प्रभावी क्यों है? द 2 मिनट रूल प्रभावी इसलिए है क्योंकि ये शुरुआत के डर और घर्षण को पूरी तरह से खत्म कर देता है। घर्षण यानी फ्रिक्शन? हाँ, कोई भी बड़ा लक्ष्य दिमाग में दबाव पैदा करता है। अगर लक्ष्य है 5 किलोमीटर दौड़ना, तो दिमाग तुरंत बहाने खोजने लगता है।
आज मौसम खराब है, पैर दर्द कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन 2 मिनट का नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट के काम में बदल दें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य बदलकर हो जाता है सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनना और घर के दरवाजे तक जाना। हाँ। दिमाग सोचता है कि जूते पहनने में कोई खतरा या भारी मेहनत नहीं है, इसलिए वो कोई विरोध नहीं करता। ये तो बहुत स्मार्ट है। लेकिन रहस्य ये है कि एक बार जब जूते पहन लिए जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है तो फिर वापस मुड़ना मुश्किल होता है। इंसान स्वाभाविक रूप से दौड़ने चला जाता है। बिल्कुल, छोटी शुरुआत से गति बनती है, मोमेंटम बनता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। दिमाग को ये एहसास ही नहीं होने देना कि कोई बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है। एकदम। और फिर आता है चौथा और अंतिम नियम, इसे संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा नियम कि जिस काम के तुरंत बाद इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है और जिस काम के बाद सजा या निराशा मिलती है उससे बचा जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि अच्छी आदतों के असली परिणाम महीनों बाद दिखते हैं, इसलिए हमें वर्तमान में छोटे छोटे कृत्रिम इनाम बनाने पड़ते हैं। जैसे कि? सारांश में हैबिट ट्रैकर और कैलेंडर का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अच्छा, वो जिसमें हम रोज क्रॉस लगाते हैं। हाँ, हर दिन जब कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाया जाता है तो वो प्रगति का एक दृश्य प्रमाण होता है। उसे देखकर अच्छा लगता है। यह दृश्य प्रमाण दिमाग को बहुत संतुष्टि देता है। इसके अलावा एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना भी बहुत मदद करता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रगति पर नजर रखे। बिल्कुल, क्योंकि इंसान सामाजिक रूप से किसी दूसरे की नजरों में असफल नहीं दिखना चाहता। ये तो है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। पूछिए। मान लीजिए किसी ने 2 मिनट का नियम भी लगा लिया, हैबिट ट्रैकर भी लगा लिया और वो लगातार काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद क्या होगा? रोज एक ही काम करते करते इंसान ऊबने लगता है। बोरियत। हाँ। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा असफलता नहीं होती, अक्सर बोरियत होती है। एकदम सही बात है। जब आदतें पूरी तरह से स्वचालित और उबाऊ हो जाती हैं, तब क्या किया जाए? बोरियत से निपटने के लिए स्रोत सामग्री में गोल्डीलॉक्स लॉ की चर्चा की गई है। गोल्डीलॉक्स लॉ? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये नियम कहता है कि इंसान उन कामों में सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर होते हैं। किनारे पर मतलब? उदाहरण के लिए, अगर कोई टेनिस खेलना सीख रहा है और उसका मैच किसी 4 साल के बच्चे के साथ करा दिया जाए तो वो तुरंत बोर हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर उसका मैच किसी विश्व चैंपियन से करा दिया जाए तो वो निराश होकर छोड़ देगा। ठीक। इंसान को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मुकाबला किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो बिल्कुल उसी के स्तर का हो, जहां जीतने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त जोर लगाना पड़े। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहते हैं। अरे वाह। जब आदतें आसान लगने लगें तो जानबूझकर उनकी कठिनाई के स्तर को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए ताकि दिमाग की दिलचस्पी बनी रहे। ये तो हुई काम की कठिनाई की बात, लेकिन इसी के साथ टैलेंट यानी जन्मजात क्षमता को लेकर भी स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है। हाँ, अपनी रुचियों और प्राकृतिक क्षमताओं का तालमेल खोजना। जैसे उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी को गाने में कोई प्राकृतिक रुचि नहीं है और वो दुनिया का सबसे महान सिंगर बनने का लक्ष्य बना ले तो ये निरर्थक है। एकदम। लेकिन अगर रुचि लिखने में है तो लेखन की आदत उसे एक महान राइटर बना सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या? अगर जन्मजात टैलेंट इतनी बड़ी भूमिका निभाता है तो क्या हम केवल अपनी आनुवंशिक सीमाओं में बंधे हुए हैं? जेनेटिक लिमिट्स। हाँ। क्या मेहनत और आदतें टैलेंट को नहीं हरा सकती? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर अक्सर भ्रम होता है। टैलेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई जन्म से ही किसी काम में परिपूर्ण है। अच्छा। टैलेंट का असल मतलब ये पहचानना है कि किस काम की प्रक्रिया में मजा होता है, प्रोसेस में। हाँ, हर काम में एक तरह का दर्द या संघर्ष होता है। टैलेंट ये तय करता है कि कौन सा संघर्ष सहने में व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से खुशी मिल रही है। क्या बात है। जो काम एक इंसान को खुशी देता है, हो सकता है वही काम दूसरे के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा हो। बिल्कुल सही बात है। जब आदतें प्राकृतिक झुकाव के साथ जुड़ती हैं तो काम खेल लगने लगता है। और जब कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा काम को रोजमर्रा की आदत बना लेता है तो वही निरंतरता धीरे धीरे दुनिया की नजरों में उसका सबसे बड़ा टैलेंट बन जाती है। यानी आदतें टैलेंट को निखारती हैं और उसे एक आकार देती हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला विश्लेषण था। अगर इस पूरी गहन चर्चा को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हर पल लागू हो रहे हैं। एक सेकंड। आज की वर्तमान स्थिति, चाहे वो हमारा बैंक बैलेंस हो,
शारीरिक वजन हो या फिर बौद्धिक ज्ञान हो, हाँ। वो सब हमारी ही पुरानी आदतों का एक लैगिंग इंडिकेटर है। यानी पुराना परिणाम। बिल्कुल, जो हर रोज दोहराया जाता है वही अंत में लौट कर आता है। सही कहा। सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जाने वाली उन छोटी छोटी आदतों का उत्पाद है जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। निसंदेह अक्सर लोग भविष्य के किसी बड़े लक्ष्य की चिंता में इतने खोए रहते हैं कि वे वर्तमान के उन छोटे कदमों को भूल जाते हैं जो असल में उस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा उस 1% के छोटे से कदम से ही होती है। आज हमने देखा कि रोजाना सिर्फ 1% का सुधार आने वाले सालों में कितना विशाल और अकल्पनीय असर डाल सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा का अंत करते हुए चलिए एक पल के लिए आने वाले 5 सालों या 10 सालों की चिंता को पूरी तरह से दिमाग से निकाल देते हैं। भविष्य को भूल जाते हैं। एकदम। सिर्फ एक सवाल पर विचार करते हैं। अगले 10 मिनट में उठाया गया एक छोटा सा कदम इस बात का क्या सबूत देगा कि वो कौन सी पहचान है जिसका निर्माण हो रहा है? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि इंसान की असली पहचान किसी दूर के भविष्य में नहीं, बल्कि उसके आज और अभी के अगले कदम में छिपी है। बहुत गहरी बात है। तो सोचिए, अगले 10 मिनट में उठाया गया कदम आपकी कौन सी पहचान तय करेगा?